गुड मॉर्निंग। आप सबका इकोनॉमिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। जो पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने 3 लॉज पढ़े थे, साधन के बढ़ते प्रतिफल, साधन के समान प्रतिफल और साधन के घटते प्रतिफल। इंग्लिश में मैं बोलूँगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर टू अ फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न टू अ फैक्टर्स, एंड जो हमने थर्ड पढ़ा था डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर्स। अब देखिए हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे, जो भी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बोला कि अब 3 लॉज के स्थान पर हम क्यों ना करें कि एक लॉ को या एक लॉ की व्याख्या करें या एक लॉ का हम प्रतिपादन करें, एक लॉ को डेवलप करें। ठीक है, तो ये जो लॉ है घटते बढ़ते अनुपात का नियम, वो तीनों लॉज का निचोड़ है। ठीक है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 लॉज। ये तीनों ही नियमों का क्या है, एक कॉम्बिनेशन। तीनों नियमों को कंबाइन करके एक ये नियम बनाया गया है, उसका नाम है घटते बढ़ते अनुपात का नियम। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अंदर क्या होता है बच्चे, आपने ये घटते बढ़ते अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखिए वैसे लग रहा है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है, उत्पादक क्या करता है, एक फैक्टर को बढ़ाता है और अन्य फैक्टर्स को, जो भी आपके उत्पादन के अन्य साधन है, एक साधन की मात्रा को बढ़ाता है लेकिन अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखता है। तो उससे क्या होता है, जो भी आपके साधन है, साधन अनुपात में परिवर्तन आ जाता है, साधन का अनुपात चेंज हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी साधन अनुपात चेंज हो जाएगा, साधन का अनुपात बदलने की वजह से आपका जो उत्पादन है वो अलग अलग दर से या वो अलग अलग दर से बढ़ेगा। हो सकता है वो पहले वो क्या करेगा, वो बढ़ती हुई दर से बढ़ेगा, फिर स्थिर दर से बढ़ेगा और फिर वो घटेगा फिर उसके बाद कुल उत्पाद जो है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। इसको फिर भी मैं इंग्लिश में बताने की कोशिश करता हूं। व्हेन द नंबर, यहां पे लिखा है व्हेन द नंबर ऑफ वन फैक्टर इज इंक्रीजिंग, जब आप क्या कर रहे हो, एक फैक्टर्स की, एक साधन की मात्रा में वृद्धि कर रहे हो, बाय कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जब आप दूसरे साधनों को कांस्टेंट रख रहे हो, देन द प्रोपोर्शन बिटवीन द फैक्टर इज चेंज, उनके बीच का प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे कैसे चेंज हो जाएगा। ऑन द अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रोपोर्शन, जब भी आपके प्रोपोर्शंस का अकाउंट, यहां पे बोल सकते हैं प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा, देयर विल बी चेंज इन टोटल आउटपुट एट डिफरेंट रेट्स। वो आपको जो उत्पादन मिलेगा, जो भी आपको आउटपुट मिलेगी, वो अलग अलग रेट से मिलेगी। और दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, की मतलब अलग अलग प्रोपोर्शन। जैसे मान लीजिए बच्चे आपकी एक लैंड है, यहाँ पे क्या बच्चे आपकी एक लैंड है और यहाँ पे आप क्या लगा रहे हो, लेबर लगा रहे हो। ठीक है, लैंड आपकी 1 हेक्टेयर, एक लेबर लगाई, प्रोपोर्शन कितना बन गया, 1:1। लैंड 1 हेक्टेयर ही थी और आपने वहां पे 2 लेबर्स लगा दी, प्रोपोर्शन क्या बन गया, 1:2 बन गया। 1 लगा दी, 3 आ गई। अब क्या हो रहा है बच्चे, ये आपका स्थिर साधन है, फिक्स्ड फैक्टर है और ये वेरिएबल फैक्टर है। मैंने बोला कि सारे के सारे यही तो नहीं होगा फिक्स, बहुत सारे साधन होंगे जिनको आपने फिक्स रखना है, जिनको आपने स्थिर रखना है। और एक साधन की मात्रा में, एक साधन की नंबर्स के अंदर आपने चेंज करने, इसको बढ़ाना है। आप देखिए 1 तो यहाँ पे 4, 1 तो 5, 1 तो 6। यहां पे देख रहे हो कि बच्चे आपका क्या हो रहा है, प्रोपोर्शन चेंज हो रहा है, प्रोपोर्शन बिटवीन द फैक्टर दैट इज चेंजिंग। जो आपका अनुपात है, साधन अनुपात, वो बदल रहा है, इसलिए आपका कुल उत्पाद भी अलग अलग दर से बढ़ेगा। उसके अंदर भी क्या होगा, जो आपका कुल उत्पाद है वो भी अलग अलग दरों से परिवर्तित होगा, अलग अलग दरों से उसमें भी परिवर्तन होगा। ठीक है, बहुत आसान था। अब आपने क्या लिखा कि व्हेन द नंबर ऑफ वन फैक्टर दैट इज इंक्रीजिंग बाय कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, देन द प्रोपोर्शन बिटवीन द फैक्टर दैट इज चेंज ऑन द अकाउंट ऑफ चेंज इन द प्रोपोर्शंस ऑफ दिस फैक्टर, देयर विल बी द चेंज इन टोटल आउटपुट एट डिफरेंट रेट्स। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। अब बच्चे जब भी हम इस वेरिएबल प्रोपोर्शन, जब भी हम किसी लॉ को डेवलप करते हैं, कुछ हमारी एजम्पशंस होती है कि हमारी एजम्पशंस क्या क्या है। ये एजम्पशन पढ़ लेनी है आपने, एजम्पशन में फिर भी बता रहा हूँ आपको।
प्रोडक्शन फंक्शन इज नॉट अ फिक्स प्रोपोर्शन। अब आप अभी भी देख रहे होते कि हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है दैट इज नॉट फिक्स प्रोपोर्शन टाइप बट दिस इज वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप। मतलब जो भी आपका उत्पादन फलन है वो समान अनुपात फलन नहीं है, लेकिन ये कैसा है, परवर्ती अनुपात फलन है, असमान अनुपात फलन है। अभी 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 हमने अभी देखा। इसलिए आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है बट ये क्या है, वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक साधन को हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। सिर्फ हम एक साधन की मात्रा में परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन अन्य साधनों की मात्रा को हम क्या कर रहे हैं, स्थिर रख रहे हैं। इसलिए ये जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन बना वो आपका फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है बट ये कैसा है, वेरिएबल प्रोपोर्शन। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं असमान अनुपात वाला फलन है, समान अनुपात वाला फलन नहीं है। अब दूसरी बात हम कर रहे हैं, जैसे अभी हमने किया, यहाँ पे हम कर रहे थे कि लैंड और लेबर लगा रहे थे, ये लेबर की अधिक इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। और हमारी दूसरी एजम्पशन ये है कि ये जो वर्कर था, ये वर्कर दूसरा ले आया, ये तीसरा वर्कर ले आया, चौथा पांचवा ले आया, छठा ले आया, ये समान, ये कैसे हैं, ये जितने भी आपके जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं होमोजीनियस, यानी कि ये समरूप हैं और समान रूप से कुशल हैं। समरूप का मतलब समझते हैं कि इनकी एफिशिएंसी, काम जितना ये करता उतना काम ये करता, उतना काम ये करता, उतना ये करता, उतना ये करता है, इनके होमोजीनियस हैं और इक्वली एफिशिएंट है। ये दूसरी मान्यता आ गई कि ये क्या है, समरूप है और समान रूप से कुशल है। ठीक है, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स क्या है, होमोजीनियस है एंड इक्वली एफिशिएंट है, समान रूप से कुशल है। अब अगला है कि देयर इज नो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी चेंज नहीं होती, तकनीक के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और ये जो लॉ इंप्लीमेंट होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो बच्चे, हम सिर्फ एक साधन की मात्रा में परिवर्तन कर रहे हैं, बाकी सभी साधनों को हम क्या कर रख रहे हैं, स्थिर रख रहे हैं। बाय कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट वी आर चेंजिंग ओनली वन फैक्टर। सिर्फ एक साधन में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन दीर्घ काल के अंदर ऐसा नहीं होता है। जो भी हमारा लॉन्ग पीरियड होता है, लॉन्ग पीरियड के अंदर ये सारे के सारे साधनों के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। सबके सब साधन जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका इंप्लीमेंट होता है वो कौन से, उसके अंदर जो पीरियड है वो कैसा है बच्चे, शॉर्ट पीरियड है। पीरियड कैसा है, शॉर्ट पीरियड है। तो ये आपकी आ गई एजम्पशन। अब हमने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। जब भी आप इसको देखेंगे बच्चे आपको समझ आएगी, तालिका देखेंगे बच्चे। अब हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं बच्चे। जब भी आप इस टेबल को स्टडी करेंगे आपको लगेगा कि दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए बच्चे, हम यूनिट्स ऑफ लैंड, ये आपका साधन कैसा है, फिक्स। एक यूनिट ले रहे हैं, ये किसके अंदर है बच्चे, आपकी लैंड किसके अंदर है, हेक्टेयर के अंदर है। अब आपने उत्पादन को बढ़ाना है, ठीक है। अब हम उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये तो फिक्स है। हम क्या करेंगे, श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करेंगे, यूनिट्स ऑफ लेबर को बढ़ाएंगे। इधर हमने 1 लगा दिया, फिर हमने कितने बढ़ा दिए, 2 लगा दिए श्रमिक, यानी कि जो लेबरर 2 लगा दिए, फिर 3 लगा दिए, फिर 4 लगा दिए, 5 लगा दिए, 6 लगा दिए, 7 लगा दिए। ठीक है, अब यहां पे अब वहीं से लग रहा है कि यहां पे क्या है, वही बात आ गई कि हम क्या कर रहे हैं, एक साधन की मात्रा को स्थिर रख रहे हैं और दूसरे साधन की मात्रा में हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो साधन अनुपात के अंदर जो भी आप फैक्टर रेशियो चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखिए फैक्टर रेशियो चेंज हो रहा है, साधन अनुपात चेंज हो रहा है, इसलिए आपका कुल उत्पाद में भी अलग अलग दरों से वृद्धि होगी। देखिए अब आपका मान लीजिए यहाँ पे उत्पादन 2 कर रहे थे, 2 क्विंटल हो सकता है, जो भी आपने जैसे भी मान लिया 2 क्विंटल आ गया, 2 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करें। अब 2 लगाने से कितने हो गए, 5, फिर 3 लगाने से 9। अब यहाँ पे देखिए मैं फिर बताने, 9 उसके बाद 11, फिर 12, फिर 12 और फिर 11। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, एमपी जब भी निकालते हैं आपको पता है एमपी किसके बराबर होता है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। अब इसका पहली इकाई कितना उत्पादन कर रही है, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब सीमांत उत्पाद का मतलब कि एक इकाई कितना उत्पाद कर रही है, एक इकाई कितना उत्पाद कर रही है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर का मतलब होता है कि एक इकाई कितना उत्पाद कर रही है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 में से 2 घटा दिए, 3 क्विंटल का अगले वाली इकाई उत्पादन कर रही है। यहाँ पे 4, मार्जिनल प्रोडक्ट 4 आ गया। यहाँ पे 11 में से 2 चले गए, यहाँ पे 9 चले गए 2। यहाँ पे कितना हो गया आपका 1, इधर 12 में से 12 0 और इधर कितना हो गया -1।
ठीक है। तो यहीं पे वैसे लग रहा है, देखिए बच्चे, यहाँ से यहाँ तक जो बच्चे आपको पता है, यहाँ से देखने से लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो आपका कुल उत्पाद कैसे बढ़ रहा है, बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। ये टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज कर 2 3 4, ठीक है, क्योंकि आपका एमपी बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए अगले वाली इकाई, जब भी आपने चौथी, पांचवी, छठी इकाई किसकी, श्रमिक की प्रयोग कर ली, यूनिट्स ऑफ लेबर यूज कर ली, तो आपका यहाँ पे देखिए बराबर हो गया उत्पाद। तो यहाँ पे समान अनुपात, या इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट रिटर्न मिल रही है आपको। कैसी मिल रही है? कांस्टेंट रिटर्न टू द फैक्टर, यानी कि साधन के समान प्रतिफल भी मिल रहे हैं और साधन के घटते भी, यानी कि एक ही नियम के अंदर आपने तीनों की व्याख्या कर दी। कौन कौन सी? इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग रिटर्न। साधन के बढ़ते, समान और घटते, तीनों ने कर लिया। अब आपने एपी निकालना है बच्चे। एपी आपको पता है कि प्रति इकाई परिवर्तनशील, जो भी हमारी प्रति, जब भी हम क्या करते हैं, टीपी को एल से डिवाइड करते हैं, तो प्रति इकाई परिवर्तनशील इकाई का जो उत्पाद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं औसत उत्पाद, एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज कैसे निकालेंगे? टोटल प्रोडक्ट को किसकी इकाइयों से? यूनिट्स ऑफ लेबर से डिवाइड करके निकाल सकते हैं बच्चे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका? 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखिए 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 दूने 4, ये 2.5। इधर 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 9। 11 डिवाइडेड बाई 4, 4 ने 8, 3 11, 7 चौके 28, 2 30, 5। फिर 12 डिवाइडेड बाई 5, 5 ने 10, 2 12, 5 चौके 20। 12 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ पे 2। 11 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 7 4 11, 7 में 35, 35 5 और 7 से 49, ऐसे करके। ठीक है। तो ये जो आपका निकल रहा है बच्चे, यहाँ पे आप देखेंगे, इसको ही स्टडी करने से हमारा सारे का सारा काम बनेगा कि कैसे हमने इसको करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, जब हम इसको हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 इकाइयों तक, यहाँ तक जब भी हम क्या कर रहे हैं, यूनिट्स ऑफ लेबर, इनके 3 इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, लेबर की 3 इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, श्रम की 3 इकाइयों का प्रयोग कर। देखो टीपी बढ़ रहा है, कुल उत्पाद बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है और एपी भी बढ़ रहा है। ये आपकी फर्स्ट स्टेज होगी, पहली अवस्था होगी। और ये पहली अवस्था के अंदर आपके तीनों बढ़ रहे हैं। कौन कौन से बढ़ रहे हैं? टीपी भी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है, ठीक है, और आपका एपी भी बढ़ रहा है। इसको हम बोलेंगे साधन के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। ठीक है। अब अगले वाले में देखिए, यहाँ पे यहाँ तक ये बढ़ा तो बढ़ा, यहाँ पे एमपी घट रहा है, ये भी घट रहा है। देखो 2.75, 2.4, 2 0 0। यहाँ पे अब आपने देखना है कि ये बढ़ रहा है, कौन? टीपी बढ़ रहा है घटती दर से, एमपी घट रहा है, यानी कि आपने लिखना है कि कुल उत्पाद, टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा है विद डिमिनिशिंग रेट, एमपी डिक्रीज कर रहा है, एपी भी डिक्रीज कर रहा है। हिंदी में बता रहा हूँ, यहाँ पे कुल उत्पाद जो है वो आपका घटती दर से बढ़ रहा है, एमपी यानी कि सीमांत उत्पाद घट रहा है, औसत उत्पाद भी घट रहा है। ये उत्पादन की सेकंड अवस्था आ गई और इसको हम क्या बोलेंगे? ये आपकी सेकंड स्टेज, इसको बोलेंगे ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर या डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। कि फैक्टर को कैसी रिटर्न मिल रही है, जो भी हम जैसी अलग अलग इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जैसे अब आपको पता कि चौथी इकाई की कितने उत्पादन कर रही है? 2। पांचवी इकाई कितना उत्पादन कर रही है? मान लीजिए 1 क्विंटल गेहूं का। छठी इकाई ने तो किया ही नहीं, क्योंकि 12 क्विंटल का 12 क्विंटल ही तो रह गया। और 7वीं इकाई ने उत्पादन को बढ़ाया नहीं, बल्कि 1 क्विंटल घटा दिया। ठीक है, 1 क्विंटल उसने घटा दिया। तो ये जो आपकी तीसरी अवस्था होती है, तीसरी अवस्था में ये तो घट रहा है, ये नेगेटिव हो गया है और ये भी घट रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव रिटर्न्स टू द फैक्टर। इसको जो फैक्टर को या साधन को ऋणात्मक प्रतिफल मिला है, कैसा प्रतिफल मिल गया? ऋणात्मक। ठीक है। अब हमने इसको डायग्राम से बनाना, बस इसकी डायग्राम बन गई तो आपका काम हो गया। ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या ले लिया बच्चे? यूनिट्स ऑफ लेबर ले ली और इधर हम ले रहे हैं टीपी। बस इसको ही हमने डिस्कस करना है एंड दैट विल बी इनफ फॉर टुडे। यूनिट ऑफ लेबर हम कितने ले रहे हैं? 7। तो यहाँ पे हम 7 बराबर बराबर पे ले लेते हैं। 1 2 3, ये आपके 4 5 और ये आपके 6 और ये 7। 1 2 3 4 5
6 7। और वैसे ही हमने नीचे वाले उसके ऊपर एक और डायग्राम बनेगा और वहाँ पे भी उसी सेम आपने लेके चलना है। यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे उसी के सीध में आपने 2 लेने हैं, उसी की सीध में 3, उसी की सीध में 4, उसी की सीध में आपने 5, उसी की सीध में 6 और उसी की सीध में आपने ले लेना है 7। ठीक है, ये आपने समझ लेना कैसे करना। 1 2 3 4 5 6 और 7। और इधर हम क्या ले रहे हैं बच्चे, नीचे वाले में MP मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट और AP एवरेज प्रोडक्ट, इनके सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद। और ऊपर वाले में TP वाला ग्राफ बना रहे हैं। अब देखिए हम सबसे पहले ऊपर वाला बना लेते हैं। ठीक है, और हमारा TP मैक्सिमम कितना है, 12 है, तो हम 2 2 क्यों नहीं लेके चले। यहाँ पे 2 4, ये आपका आ गया 6 8 10 और 12। 2 4 6 8 10 और 12। TP यूनिट्स में हो सकता है, किस में होगा, यूनिट्स के अंदर। लेबर भी यूनिट्स के अंदर ही होगी। अब देखिए, अब मैं फिर बता रहा हूं, 1 के सामने TP कितना है, 2। 1 के सामने TP लगा दिया मैंने, 2 दिख रहा होगा शायद आपको। 2 के सामने TP कितना है, कुल उत्पाद 5। 2 के सामने, और यहाँ पे आ जाएगा 4 और 6 के बीच में 5 बन गया। 3 के सामने कितना है, 9। 3 के सीध में चले जाएंगे और 9 8 और 9 के बीच में आएगा। और 4 के सामने 11। ठीक है, 4 के सामने सीधे चलेगी हम 11। 4 के सामने 11 और 5 के सामने हमारा कितना हो गया, 12। ठीक है, ये 5 के सामने 12, 6 के सामने भी 12 और 7 के सामने हमारा रह गया 11। कितना रह गया, 11। ठीक है, और जब हम इसको मिला रहे हैं, कैसे मिलाएंगे, रेड जैसे पेन से मिला देते हैं। चलो, ये मिलाते गए ऐसे 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 और ऐसे, ये बन गया हमारा TP। क्या बन गया, TP। इतना बना लिया अब आपने। अब आपने इसके अंदर एक चीज देखी थी, 3 स्टेजेस देखी थी बच्चे। यहाँ पे देखिए 2 5 और 9, यहाँ पे 2 5 और 9। यहाँ पे देखिए पहली इकाई ने 2 उत्पादन किया, दूसरी ने 3 किया, अगली ने 4 किया। यहाँ तक, कहाँ तक, 3 इकाई तक जो आपको अवस्था मिली, ये बन गया आपका फर्स्ट स्टेज। फिर उसके बाद देखिए 4 5 6 यहाँ तक घट रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है। 4 5 और 6 तक आपका, 6 तक क्या हो रहा है, ये 4 5 और ये 6 तक। यहाँ पे आपको जो रिटर्न मिल रही है, आपका कौन सा आ गया, सेकंड स्टेज। और अगले वाली आ गई आपकी थर्ड। यहाँ तक कर लिया आपने, 3 अवस्थाएं मिली, 3 स्टेजेस आपको मिल गई। ठीक है, ये भी हो गया। अब अगले वाला देखो, MP हमारा मैक्सिमम कितना है, 4 है। कितना है, 4। अब इसको भी बनाने जा रहा हूं, मैं आपको दिखाता जाऊंगा कैसे। 1 2 और ये देखिए 1 2 और ये 3 और ये 4। 1 2 3 4। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक इकाई कितना उत्पादन कर रही है, एक इकाई की सीमांत उत्पादकता कितनी है। व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल प्रोडक्ट दैट इज डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ लेबर। कुल उत्पाद को श्रमिकों की संख्या से, यूनिट्स ऑफ लेबर से डिवाइड करके। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले MP वाला बना रहे हैं। MP पहले में कितना था, मैं दिखा रहा हूं बच्चे। MP 2 3 और 4 में दिखा रहा हूं। 2 3 4 आपने देख लिया। तो 1 के सामने हमारा कितना है, 2। ठीक है, सबसे पहले 1 के सामने कितना है, 2। 2 के सामने 3 और 3 के सामने कितना है आपका, 4। 2 3 4 तो हो गया। अगले वाला देखो, 2 0 और 2 1 और 0। तो चौथी इकाई का कितना हो गया, चौथी इकाई का 2। चौथी इकाई का आपका, चौथी इकाई के सामने चले जाएंगे आप, ये आपका आ गया 2। फिर 5वीं इकाई का 1 इसके सामने ऊपर, और 6ठी इकाई का 0। तो आपका कैसे हुआ, आप देखिए बच्चे। अब हम इसको भी रेड से ही मिलाते हैं। ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे, ये 0। और 7वीं इकाई का नेगेटिव हो गया है, -1 हो गया। ठीक है, ठीक है, ये कौन सा ग्राफ आ गया, MP। अब AP बना रहे जाने हैं हम बच्चे। AP देखिए, ध्यान को देखना है। 2 2.5 और 3। अब हमने पहला तो आपका कितना आ गया, पहली इकाई का कितना आ गया, 2, यहीं पे हैं हम। दूसरी इकाई का कितना आ गया, दूसरी इकाई का मैंने बोला 2.5, यहां जैसे हैं हम। ठीक है, तीसरी इकाई का मैंने अभी आपको दिखाया था 3। तीसरी इकाई का 3। तीसरी इकाई के सामने हम चले गए तो हमारा 3।
और चौथी इकाई का 2.75, चौथी इकाई का हमारा बन गया 2.75, 3 के आसपास आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ जैसे आ गया। और पाँचवीं इकाई का 2, पाँचवीं इकाई का हमारा बन गया इधर 2, और छठी इकाई का 1.57, छठी इकाई का 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2, 2.53, ये आपका आ गया 2, 2.5, और ये हमारा हो गया 3 इकाइयों तक। उसके बाद चौथी इकाई का 2.75, चौथी इकाई का 2.75, और ये पाँचवीं इकाई का 2.4, पाँचवीं इकाई का 2.4 ऊपर लेते हैं यहाँ पे 2.4, और छठी इकाई का 2, छठी इकाई का हमारा बन गया आपका ये 2, और सातवीं इकाई का 1.57, सातवीं इकाई का 1.57। ठीक है, इसको भी मैं मिला रहा हूँ, इसको ब्लू जैसे पेन से मिला देते हैं। कौन से पेन का यूज़ कर रहे हैं? ब्लू जैसे पेन का यूज़ कर रहे हैं। ये बन गया एपी। बस ये दोनों जो डायग्राम्स बन गए बच्चे, आपने पेपर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपने इनको डायरेक्टली बना देना है। यहाँ पे ये मार्किंग करने की जरूरत है, इधर यूनिट्स ऑफ लेबर, इधर टीपी, इधर मार्किंग करने की कोई जरूरत नहीं। आपने ऐसे बढ़ा देना है, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे करके, और ये अलग अलग आपने खींच लेने हैं। ठीक है, समझ आ गई? तो अब आप इसको क्या करेंगे बच्चे, ऐसे एक्सप्लेन करेंगे आप इसको। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे आप कैसे करेंगे कि अब आपने इसको लिखना है कि दिस कैन बी आल्सो जो है वो रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम के अंदर क्या किया बच्चे आपने, टीपी क्या है बच्चे, आपका टोटल प्रोडक्ट है, वो कहाँ तक बढ़ रहा है बच्चे, 3 इकाइयों तक। ये जब हम क्या कर रहे हैं, व्हेन वी आर यूजिंग 3 यूनिट्स ऑफ लेबर, या 3 इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर एपी और एमपी दोनों बढ़ रहे हैं, यहाँ तक बढ़ रहे हैं दोनों। ठीक है, एपी और एमपी दोनों बढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, साधन के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। ठीक है, दिस इज द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। अब दूसरा देखिए, अब यहाँ पे ये आपका देखिए 3 तक के, चौथा, पांचवा और छठी इकाई तक आपका टोटल उत्पाद तो बढ़ रहा है, लेकिन घटती हुई दर से बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए 2 बढ़े अगली वाली इकाई में 2 और ये 0, घटती दर से बढ़ रहा है। और आपने आगे लिखना है कि यहाँ पे एमपी और यहाँ पे टीपी दोनों घट रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, घटते प्रतिफल की अवस्था। और जब आपने लिखना है कि टीपी अधिकतम होता है व्हेन द टीपी इज मैक्सिमम, एमपी इज 0। टीपी मैक्सिमम है तो एमपी कितना है, 0 है। और जब आपके उसके बाद टीपी घटना शुरू हो जाता है, ये घटना शुरू हो जाता है, स्टार्ट डिक्रीजिंग, तो आपका एमपी क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, क्योंकि ये बाई एक्सिस के नीचे वाला जो हिस्सा है, अब यहाँ पे तो आपका 0 है, इसके आगे आपके नेगेटिव हो जाते हैं। आप यूनिट्स ऑफ लेबर लगा रहे हैं, सातवीं इकाई ने -1 उत्पाद को घटा दिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, घटते प्रतिफल की अवस्था को ये दर्शाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आपने इसको समझ आ गई होगी। अब क्या है बच्चे, ध्यान को सुनना है, एक उत्पादक जो है वो कौन सी स्थिति में उत्पादन करना सबसे ज्यादा पसंद करेगा, दिस इज आल्सो क्वेश्चन जो है। तो बच्चे अब आप देखिए कि पहली अवस्था के अंदर उसका कुल उत्पाद बढ़ रहा है, और सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद भी बढ़ रहा है। इन फर्स्ट स्टेज टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑल आर इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे उत्पादक को अपना उत्पादन बंद नहीं करना चाहिए। द प्रोड्यूसर शुड नॉट स्टॉप हीज आर हर प्रोडक्शन। लेकिन दूसरी अवस्था जो हमारी जो सेकंड स्टेज है, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। द सेकंड स्टेज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोड्यूसर, क्योंकि इसके अंदर आपका कोई आपका बोल सकते हैं टोटल प्रोडक्ट, कुल उत्पाद बढ़ रहा है, लेकिन ये दोनों घट जरूर रहे हैं, लेकिन कुल उत्पाद बढ़ रहा है, इसलिए उसको दूसरी जो अवस्था है उसके अंत तक उत्पादन जारी रखना चाहिए, अंत तक उत्पादन जारी रखना चाहिए। तो शायद आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा, और दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम हर बार पेपर में आता है, हर बार पेपर में आता है। आपने इसको अच्छे ढंग से करना है। शायद आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और आने वाले वीडियो के लिए आपने इसको सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।